ऐसा लग सकता है कि 2018 की एक्वामैन की कास्ट वास्तव में पानी के नीचे तैर रही है, लेकिन वास्तव में सेट पूरी तरह से गिर गया था। तैरने के बजाय अभिनेताओं को ट्यूनिंग फोर्क में बांध दिया गया था और ये ट्रैकिंग मार्कर वे धारा के साथ बहने वाले सीजी बाल के लिए थे। पानी के नीचे के दृश्य फिल्म निर्माताओं को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। प्रोडक्शन के हर पहलू से स्टंट डबल्स पर दाढ़ी की बारीकियों से लेकर अभिनेताओं को गीला होने की साधारण बात तक, पानी के नीचे के दृश्यों को फिल्माने का पहला विकल्प वास्तविक जल निकाय में फिल्माना है। असली चीज से बेहतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह आसान काम नहीं है। सन 1916 की 20,000 लीग्स अंडर द सी पहली फीचर फिल्म थी जिसे पानी के नीचे शूट किया गया था, लेकिन पानी के नीचे कैमरे तब तक अस्तित्व में ही नहीं थे, इसलिए उन्हें गहराई के लिए बनाई गई एक श्रृंखला की आपस में जुड़ी हुई नलिकाओं का उपयोग करना पड़ा। समुद्री गोताखोरी के लिए और पानी के नीचे की फोटोग्राफी के लिए एक कांच के गोले के रूप में जाने जाते फोटोस्फीयर के साथ संशोधित किया गया। जब तक डिज्नी का 1944 में आया सम नेम का रीमेक आया, तब तक कुछ बदल चुका था। तकनीकी उन्नतियों ने पानी के नीचे शूटिंग को काफी आसान बना दिया, लेकिन फिर भी सीमित रखा। पानी के नीचे के घरों ने कैमरों को जलरोधी बना दिया और विशेष रूप से बनाए गए गोताखोरी के सूट्स ने अभिनेताओं को ऊपर वायु के लिए जाने से पहले 1 घंटे तक ऑक्सीजन प्रदान की। आज छिपे हुए श्वास उपकरण जैसे और तकनीकी उन्नतियों की बदौलत खुले पानी में शूट करना और भी आसान है, लेकिन समुद्र में काम करना अभी भी अनिश्चित है। उदाहरण के लिए 2016 में द शैलोज में पानी इतना उग्र था कि इस चट्टान को जगह में रख पाना मुश्किल था। इसे कई टन सीमेंट से बांधकर भी रखा गया था। चूंकि समुद्र बहुत अप्रत्याशित होता है, इसलिए फिल्म निर्माता पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होने वाले एक अलग विकल्प को चुन सकते हैं, जिसे ड्राई फॉरवेट तकनीक कहा जाता है। आपकी आंखों के लिए 1951 जैसा। बालों को उड़ाने के लिए हवा मशीनों का इस्तेमाल किया, जबकि कैमरा प्रति सेकंड 128 फ्रेम्स पर चलाकर पानी के नीचे की गति की धीमापन की नकल की। और इन बुलबुलों को पाने के लिए उन्होंने वास्तव में कैमरे के सामने कांच के मछली घर रखे थे। 2017 की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल नो टेल्स में भी इस पानी के टैंक प्रभाव का उपयोग प्रकाश की लहरों को बनाने के लिए किया गया था। क्रू ने एक ओवरहेड लाइटिंग रिग बनाई और हर लाइट के नीचे एक बाल्टी पानी रखी। जब पानी के ऊपर रोशनी चमकी तो वे लहरें कृत्रिम समुद्री तल पर परावर्तित हो गईं। तैरने की हरकतों का निर्माण करने के लिए क्रू अक्सर कलाकारों को तारों पर ऊपर उठाते हैं और ट्यूनिंग फोर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। पानी के नीचे की गुणवत्ता को सीजी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें बालों जैसे विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना आवश्यक है। एक्वामैन में कलाकारों ने अपने सर के पीछे ट्रैकिंग मार्क्स पहने थे। इसके बाद डॉल्फ लुंडग्रेन, पैट्रिक विल्सन और एम्बर हर्ड के सिरों पर तैरते हुए लहरदार सीजी बाल आसानी से जोड़े जा सकते थे। एक पानी के नीचे के वातावरण की बारीकियों को पुनः बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वे खुले समुद्र की चुनौतियों के बिना यथार्थवादी पानी कैसे प्राप्त करते हैं? पानी के टैंक में शूटिंग से स्क्रीन पर असली पानी आता है, जबकि तत्व के तापमान, खुरदुरापन और स्पष्टता पर लगभग पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन असली पानी के साथ काम करने का मतलब है कि सेट डिजाइन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नया रूप देना होगा। उदाहरण के लिए 13 लाइव्स टाइम लुआन गुफा बचाव को दर्शाता है। वास्तविक पानी के नीचे की गुफाएं बेहद संकीर्ण और जटिल थीं, 4 स्तरों के साथ। विशिष्ट पर्यावरणों और पानी की गुणवत्ता को पुनः सृजित करने के लिए क्रू ने प्रत्येक स्तर को अपने समय में एक अनूठे सेट के रूप में बनाया। पूल, उन्होंने 16 फुट के हिस्सों में सुरंगों का निर्माण किया और फिर खाली टैंकों में टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। सभी सेट पूरी तरह से बनाए जाने के बाद ही टैंक को घेरकर उसे पानी से भर दिया गया। सेट डिजाइनर्स, इन सेटों को बनाने का तरीका फिर से सोचना होगा। लकड़ी और प्लास्टर जैसी टिपिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये पानी के नीचे बचा नहीं रहता, ये एक दिन के भीतर बहुत तेजी से खराब हो जाता है। निर्माण डिजाइनर मॉली ह्यूज ने वेल्डिंग तार के फ्रेम से ये गुफाएं बनाई, जिन्हें उन्होंने और अधिक नियंत्रण के लिए कंक्रीट से ढक दिया। सही मटेरियल का चयन करना तब और भी कठिन होता है जब एक सेट आंशिक रूप से डूबा होता है या दृश्य के दौरान बाढ़ आ जाती है। मॉली ने कुछ स्टैलेक्टाइट्स और चट्टानों को फोम से बनाया, उन टुकड़ों को कंक्रीट में लेपित करना और फिर उन्हें फर्श और दीवारों से बोल्ट करना। जो टुकड़े डूबे रहेंगे उन्हें अतिरिक्त देखभाल दी गई। मॉली ने इस क्षण के लिए इन पानी के नीचे की चट्टानों में नारंगी लाल धारियां जोड़ी जब वे किसी रेस्क्यूकर्ता की हेडलैम्प से रोशन होती हैं, और ये सभी क्षेत्र जलरौधी सीलेंट से ढके गए थे ताकि पेंट जल्दी फीका न हो। टैंक का उपयोग करने का एक और लाभ फिल्ट्रेशन सिस्टम जोड़ने की क्षमता है ताकि कैमरा स्पष्ट छवियां कैप्चर कर सके। धुंधला तत्व वास्तव में बहुत ज्यादा यथार्थवादी होता है, तो उन सूखे के लिए गीला दृश्यों में पानी के तत्वों के साथ बस जैसे धुंधला प्रभाव को फिल्मांकन के बाद जोड़ना पड़ा, और एक टैंक को खुले पानी की तरह दिखाने का एक और सरल तरीका
कई क्लोजअप फिल्म आए। क्योंकि जितना आप किसी के करीब होते हैं, विषय और लेंस के बीच कम पार्टिकुलेट होता है। इन 3 तरीकों का उपयोग करके उत्पादन एक संयोजन का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। जबकि दी मेघ में पानी के टैंक से कई एपिक शॉट्स हैं, स्टंट परफॉर्मर शेन बेल का अनुमान है कि इसका 70% खुले समुद्र में फिल्माया गया था। द शैलोज को टैंक्स और समुद्र में भी शूट किया गया था, जिसका मतलब था पानी को समान दिखाने का तरीका निकालना। इसलिए अंडर वाटर सिनेमेटोग्राफर साइमन क्रिस्टाइड्स ने रंग संशोधन के माध्यम से दोनों जल निकायों को मेल किया। अगर हम टैंक में हैं तो हम पानी को नीला या हरा कर सकते हैं। आप जानते हैं हम पानी के रंग को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन जो हम समायोजित नहीं कर सकते वह है दृश्यता। अब जब हमें पता चल गया है कि पानी के नीचे के दृश्य कहाँ शूट किए जाते हैं, लोगों के बारे में क्या जो इन्हें शूट करते हैं और इनमें अभिनय करते हैं, कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, ये उतना सरल नहीं है जितना कि आपके साथ एक टैंक में गोप्रो ले जाना। जब साइमन ने शैलोज पर काम किया था, उदाहरण के लिए उन्होंने पानी की स्थिति और गहराई के आधार पर अपना कैमरा और उपकरण चुना। पानी के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। रोलर पेंट ब्रश की जगह मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के ब्रश। जितना गहरा वो पानी के नीचे जाता है, उतना ही भारी उसका साजो सामान होता है। तो जब उसे ब्लैक लाइवली या शार्क को पानी के नीचे शूट करना पड़ा, तो उसने अपने कैमरा हाउसिंग को एक सी बॉब पर रखा। एक अंडर वाटर जेट भी था, जिसने वीएफएक्स संदर्भ के लिए इस्तेमाल किए गए शार्क हेड को प्रोपेल करने में मदद की। मूल रूप से एक पानी के नीचे का जेट है, वे बहुत तेज होता है। बड़े कैमरे ने स्मूथ और स्थिर शॉट्स के लिए अनुमति दी, लेकिन पानी के बाहर से पानी के नीचे की ओर जाने वाले शॉट्स के लिए यह भारी सेटअप काम नहीं करेगा। साइमन ने एक हल्के कैमरे को पानी के नीचे जा सकने वाली क्रेन से जोड़ा। इसलिए हम पानी के ऊपर हो सकते हैं उसका अनुसरण करते हुए, और फिर हम इसे पानी के नीचे डुबो सकते हैं लगभग 2 मीटर तक, और फिर हम इसे वापस खींच सकते हैं। विशिष्ट अंडरवाटर सेट से कैमरे की पसंद सीमित हो सकती है। तो रियल लाइफ्स में अभिनेताओं को संकरे अंडरवाटर सुरंगों के माध्यम से निचोड़ना पड़ा, इसलिए शैलोज में उपयोग किए गए कैमरे जितना बड़ा कैमरा उपयोग करना चुनौतीपूर्ण होता। इसलिए उसने इन पीओवी शॉट्स की तरह स्लीकर और छोटे कैमरा हाउसिंग का इस्तेमाल किया। साइमन ने अभिनेताओं को दिए छोटे कैमरे उन्हें पकड़ते हुए, जो इन छोटे हैंडल्स से जुड़े थे ताकि किसी भी हिलने को खत्म किया जा सके। और जब यह सुरंगों और 13 जीवनों की बात आई, तो उसे पता था कि जगह इतनी संकरी होगी कि उसके पैर जमीन को छू लेंगे। इसलिए पंखों की जगह उसने ये रबर के जूते पहने थे ताकि वह आसानी से चल सके। अपने कैमरा हाउसिंग को लेकर कैमरे के पीछे साइमन गोताखोरी का सामान पहनते हैं, जबकि कैमरे के सामने के कलाकारों को कॉस्ट्यूम में होना चाहिए, और ये वेशभूषा जल के नीचे फिल्मांकन की कठिनाइयों को भी सहन करनी चाहिए। साल 2017 की फिल्म गांगस्कल आइलैंड के इस दृश्य को लें। क्योंकि ब्री लार्सन पानी में गिर जाती हैं, इसलिए वह पहनती हैं उसके सामान्य कपड़े इन भारी जूतों सहित, जिन्होंने उसे पूरी तरह से सपाट लेटने से रोका जब वह डूब रही थी। इसलिए शेन ने कहा कि उन्होंने ब्री के जूतों में फोम लगाया ताकि वे हल्के हो जाएं और अधिक तैर नहीं होगी। किरदार जब पानी के नीचे तैर रहे होते हैं तो परिधान और भी बड़ी बाधा बन सकते हैं, जैसे डी रॉक को 2015 की सैन एंड्रियास में करना पड़ा था। कपड़े जितने भारी होते हैं, तैरने की कोशिश में उतनी ही अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। आप वास्तव में अपने पैरों का इस्तेमाल तरह का तैरते हुए आपको अपनी पूरी टांगों का उपयोग करना होता है। इसलिए आप अपनी पूरी टांगों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे हो। आपको धकेलने के लिए या चीजों को पकड़ने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करें। क्योंकि वह किसी ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं था, इसलिए रॉक को अपनी सांस रोककर छोटे टैक्स लेने पड़े। इसे एक्सट्रैक्शन में इस पानी के नीचे के क्षण से तुलना करें। एक काफी हल्के परिधान के कारण अभिनेता 3 मिनट तक सांस रोक सकता था। कॉस्ट्यूम डिजाइनरों को यह भी ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट्यूम पानी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थितियों में कैसे दिखते हैं। 2022 की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में लुपिता न्योंगो का सबमर्सिबल सूट एक जैव प्रकाशीय सामग्री से बनाया गया था ताकि रंग पानी के नीचे भी समझ में आए। इस चमक के कारण लुपिता ने कहा, कॉस्ट्यूम कभी गीला नहीं दिखता था। इसका मतलब है कि वह एक ही पोशाक में कई बार टेक कर सकती थी। हर छोटी सी डिटेल पर विचार करना जरूरी है, यहाँ तक कि स्टंट डबल की चेहरे की बालों पर भी, जैसे जब शेन को जेसन स्टैथम का लुक मिलाना पड़ा था द मेघ में डबल करते समय। मेकअप टीम उसके चेहरे पर नकली दाढ़ी नहीं चिपका सकती थी जैसे वे आमतौर पर करते हैं, क्योंकि वह पानी में निकल जाती। इसीलिए उन्होंने उसके चेहरे पर दाढ़ी का 3D ट्रांसफर टैटू लगाया। नोट बनाना पहले से ही विस्तारपूर्ण काम का एक कारनामा है। जब आप पानी जोड़ते हैं, यह गुणा करता है। सूखे दृश्यों के लिए जो काम करता है वह अब लागू नहीं होता, और चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, तो आपको बिट्स को समझना पड़ता है और कभी कभी उस दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरे लिए पानी के ऊपर सब कुछ काफी आसान है।